उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास में हम कोशिका यानी सेल को इस तरह से पढ़ेंगे जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और इसी तरह बायोलॉजी के हर चैप्टर को आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलिए अपनी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखो इस स्लाइड पर एक कोशिका का 3D मॉडल है जो अंदर से चमक रहा है और इसके चारों ओर डीएनए की लड़ियां भी घूम रही हैं। सच कहूं तो ये एक छोटे ब्रह्मांड जैसा लग रहा है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। तो हेडलाइन है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। पहला पॉइंट तो यही कहता है कि हमारा शरीर बहुत ही सूक्ष्म चीजों से बना है। सही। और दूसरा पॉइंट देखो कितनी अच्छी एनालॉजी देता है। जैसे ईंटों से दीवार बनती है, ठीक वैसे ही कोशिकाओं मतलब सेल से सभी जीवित प्राणी बनते हैं। और तीसरा पॉइंट ये साफ करता है कि कोशिका सिर्फ एक बनावट नहीं बल्कि जीवन की क्रियात्मक इकाई भी है। मतलब जीवन के सारे जरूरी काम यही होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे छोटी जीवित चीज भी एक कोशिका ही होती है, जैसे जैसे कि एक बैक्टीरिया? बिल्कुल सही। और यहाँ देखो एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। इसमें लिखा है कि कोशिका यानी सेल शब्द लैटिन शब्द सेल्यूला से आया है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ये सवाल तो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। छोटा कमरा, ये तो बहुत दिलचस्प है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और पता लगाते हैं कि इस छोटे कमरे की खोज आखिर हुई कैसे। हाँ बिल्कुल। इस स्लाइड पर बाईं तरफ एक पुराना सा माइक्रोस्कोप है और दाईं तरफ एक मॉडर्न स्क्रीन पर कॉर्क का मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्क्रीन पर एक टाइमलाइन भी बनी हुई है। अच्छा, हेडलाइन है कोशिका की खोज, एक ऐतिहासिक सफर। तो टाइमलाइन के हिसाब से 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में सबसे पहले कोशिका को देखा था। ओके। फिर लगभग 9 साल बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल का पता लगाया। उसके काफी बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की और फिर 1839 में पुरकेंजे ने कोशिका के तरल पदार्थ को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। एक मिनट, यहाँ रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक की खोज में जीवित कोशिका का अंतर बताया गया है। इसका मतलब क्या रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो एक मृत कोशिका थी? हाँ, क्योंकि कॉर्क पेड़ की मृत छाल होती है। और देखो यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को श्लीडन 1838 और श्वान 1839 ने दिया था, जिसे बाद में विर्चो ने 1855 में आगे बढ़ाया। ये तीनों नाम और उनके साल ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गई। खोज के बाद अब कोशिका के हिस्सों को समझते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जरूर। इस स्लाइड में कोशिका झिल्ली का एक 3D मॉडल है जो 2 परतों से बना हुआ दिख रहा है और उसमें कुछ चैनल या रास्ते जैसे बने हैं जिनसे लाल और नीले कण अंदर बाहर आ जा रहे हैं, बिल्कुल एक गेट की तरह। हाँ दिख रहा है। हेडलाइन है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका का द्वारपाल गेटकीपर। तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा। क्योंकि ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती, कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही आने जाने की इजाजत है। और विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया से O2 और CO2 जैसी गैसें इसके आर पार जाती हैं और परासरण ऑस्मोसिस उससे जल के अणु गति करते हैं। वर्णात्मक पारगम्य, इसका क्या मतलब है? क्या हम इसे एक क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह समझ सकते हैं जो सिर्फ लिस्ट में मौजूद लोगों को ही अंदर जाने देता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। अब ये एग्जाम अलर्ट देखो। इसमें बताया गया है कि अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ओके, तो ये झिल्ली तो एक द्वारपाल हो गई। अब अगली स्लाइड में पौधों के कवच के बारे में जानते हैं। हाँ, यहाँ एक पौधे की कोशिका का 3D कट सेक्शन है। ये चौकोर और काफी मजबूत दिख रही है। इसकी सबसे बाहरी मोटी परत को हाईलाइट भी किया गया है जो कि कोशिका भित्ति है। अच्छा, तो हेडलाइन है कोशिका भित्ति, पौधों का कवच, सेल वॉल। ये केवल पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर होती है, मतलब जंतुओं में नहीं होती। नहीं। और ये सेल्यूलोज से बनी होती है
और पौधों को दृढ़ता मतलब रिजिडिटी मजबूती देती है। ये पौधों के अलावा कवक, फंगाई और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। अगर ये पौधों को मजबूती देती है, तो क्या यही कारण है कि पेड़ पौधे इतने कठोर होते हैं जबकि जंतुओं का शरीर लचीला होता है, क्योंकि हम में ये नहीं होती? सही पकड़ा, बिल्कुल यही वजह है। अब एग्जाम अलर्ट पे ध्यान दो। जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जब पादप कोशिका को बहुत गाढ़े घोल में रखा जाता है तो वह परासरण के कारण पानी छोड़ देती है और सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया का नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब कोशिका के कवच से उसके हेडक्वार्टर तक चलते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार केंद्रक दिखाया गया है। इसे काटकर खोला गया है और अंदर धागों का एक उलझावा जाल यानी क्रोमैटिन दिख रहा है। कुछ धागे सुलझकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बना रहे हैं। वाह, तो हेडलाइन है केंद्रक, कोशिका का हेडक्वार्टर। ये कोशिका के सभी कामों का नियंत्रण कक्ष है और इसकी दोहरी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। सही, और इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और डीएनए में हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं। सही। डीएनए के एक छोटे क्रियात्मक हिस्से को जीन कहते हैं, है ना? हाँ, और जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती तो ये डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में उलझावा रहता है। अच्छा, तो ये क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है। मतलब क्या ऐसा है कि जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यही उलझावा क्रोमैटिन सुलझकर मोटे क्रोमोसोम बन जाता है? एकदम सही समझा। और देखो एग्जाम अलर्ट क्या कहता है। बैक्टीरिया जैसे जीवों में ऐसा स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। उनके आनुवांशिक पदार्थ वाले क्षेत्र को केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। केंद्रक के होने और न होने का अंतर। वाह, अगली स्लाइड बिल्कुल इसी टॉपिक पर है। हाँ, यहाँ दो कोशिकाओं की सीधी तुलना है। बाईं ओर एक सरल प्रोकैरियोटिक कोशिका है जैसे बैक्टीरिया जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ है, और दाईं ओर एक जटिल यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें केंद्रक और कई अंगक साफ साफ दिख रहे हैं। हेडलाइन है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती, झिल्ली वाले अंगक ऑर्गेनेल्स नहीं होते और केवल एक क्रोमोसोम होता है। बहुत सरल। जबकि यूकैरियोटिक का आकार बड़ा 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और सभी विशेष अंगक पाए जाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत पुरानी और सरल हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा विकसित हैं जिनसे पौधे और जंतु बने हैं? हाँ, ये विकास का क्रम दिखाता है। एग्जाम अलर्ट में एक और बारीक अंतर बताया गया है। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार थैली के साथ होता है, न कि यूकैरियोटिक की तरह व्यवस्थित प्लास्टिड में। ये नीट जैसे एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ओके, अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मौजूद अंगकों को करीब से जानते हैं। अगली स्लाइड है ईआर के बारे में। जरूर। यहाँ केंद्रक से जुड़ी हुई नलिकाओं का एक बड़ा जाल दिख रहा है। इसके एक हिस्से पर छोटे छोटे दाने मतलब राइबोसोम चिपके हैं जो उसे खुरदरा बना रहे हैं, और दूसरा हिस्सा वो चिकना है। ठीक है, हेडलाइन है अंतर्द्रवी जालिका ईआर, निर्माण और परिवहन। तो ये झिल्ली वाली नलिकाओं का एक विशाल तंत्र है और इसके दो प्रकार हैं। एक है आरईआर खुरदरी जिसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, और दूसरी एसईआर चिकनी ये वसा और लिपिड बनाने में मदद करती है। बिल्कुल, और इसका एक और जरूरी काम है, झिल्ली जीवात जनन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कोशिका झिल्ली बनाने के लिए प्रोटीन और वसा उपलब्ध कराना। तो आरईआर प्रोटीन बनाता है और एसईआर फैट बनाता है। क्या हम इसे कोशिका की फैक्ट्री कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं। और इस फैक्ट्री का एक और खास काम है जो एग्जाम अलर्ट में बताया गया है। कशेरुकी वर्टेब्रेट्स जैसे हम लोगों के यकृत यानी लिवर में एसईआर जहर और दवा को निराविशीकरण करने में मतलब डिटॉक्सिफाई करने में मुख्य भूमिका निभाता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी काम है। फैक्ट्री में माल तो बन गया, अब उसे पैक करके भेजने की बारी है। अगली स्लाइड कोशिका के पैकर्स एंड मूवर्स पर है। इस स्लाइड में एक के ऊपर एक रखी चपटी थैलियों का ढेर दिख रहा है। इन थैलियों के किनारों से छोटी छोटी गोल पुटिकाएं वेसिकल्स निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सामान पैक होके निकल रहा हो। हाँ बिल्कुल। तो हेडलाइन है गोल्जी उपकरण कोशिका का पैकर्स एंड मूवर्स। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने दिया था।
ओके। इसका मुख्य काम है ईआर में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना, मतलब पैकेजिंग। ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाता है। और एक बहुत जरूरी काम, ये लाइसोसोम्स का निर्माण भी करता है। तो क्या ईआर और गोल्जी उपकरण मिलकर काम करते हैं? जैसे ईआर सामान बनाता है और गोल्जी उसे पैक करके सही जगह भेजता है? बिल्कुल, ये एक टीम वर्क है। और एग्जाम अलर्ट देखो, कैमिलो गोल्जी को उनकी ब्लैक रिएक्शन तकनीक, जिससे उन्होंने इसे खोजा, के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तो जीके का भी सवाल है। वाह, गोल्जी ने लाइसोसोम बनाया। तो चलो अब अगली स्लाइड में इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ गोलाकार लाइसोसोम दिखाए गए हैं। उनमें से एक फट रहा है और उसके अंदर से निकले एंजाइम कोशिका के दूसरे खराब हिस्सों को नष्ट कर रहे हैं। ये तो एक सफाई अभियान जैसा लग रहा है। सही कहा। हेडलाइन है लाइसोसोम आत्मघाती थैली, सुइसाइड बैग। तो ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी कोशिका का कूड़ा घर। और इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो आरईआर द्वारा बनाए जाते हैं। ये टूटी फूटी कोशिकाओं और भारी पदार्थों जैसे बैक्टीरिया को पचाकर साफ कर देता है। और एक चेतावनी भी है कि जब कोशिका खुद खराब या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को बचा लेते हैं। अपनी ही कोशिका को बचा लेना, क्या इसी वजह से इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं? एकदम सही। एग्जाम अलर्ट में यही लिखा है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद को नष्ट कर सकता है। यह नाम और इसका कारण परीक्षा का एक क्लासिक सवाल है। अच्छा, सफाई के बाद अब शहर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। अगली स्लाइड है कोशिका के बिजली घर पर। हाँ, स्लाइड में एक अंडाकार माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी भीतरी झिल्ली में बहुत सारी सिलवटें, मतलब फोल्ड्स हैं। इन सिलवटों पर नीले रंग की ऊर्जा की धाराएं बह रही हैं, जैसे कोई पावर प्लांट हो। बिल्कुल। हेडलाइन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस। यह जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनाता है। और एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। सही। इसकी दोहरी झिल्ली होती है। भीतरी झिल्ली वलित होती है, फोल्डेड होती है, ताकि एटीपी बनाने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। और सबसे खास बात, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, मतलब ये अपना कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। इसका अपना डीएनए क्यों है? क्या ये बाकी अंगों से अलग है? क्या ये कभी एक स्वतंत्र जीव रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक और अंगक है जिसका अपना डीएनए होता है, लेकिन वो सिर्फ पौधों में मिलता है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, यहाँ हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट का एक समूह है। इन पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है और ये चमक रहे हैं। इनके अंदर सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं भी दिख रही हैं। हेडलाइन है प्लास्टिड्स, केवल पादप कोशिकाओं में। ये दो मुख्य प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन, जैसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, श्वेत रंगहीन, जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचय करता है। सही। इनकी भीतरी रचना में जो झिल्ली वाली परतें होती हैं उन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो क्या पौधों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है और फूलों और फलों के दूसरे रंग बाकी क्रोमोप्लास्ट की वजह से? बिल्कुल सही। देखो, एग्जाम अलर्ट भी यही कह रहा है, फूलों और फलों का चमकीला रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अच्छा, रसोई घर के बाद अब कोशिका के स्टोर रूम की बात करते हैं। अगली स्लाइड है रसधानी पर। हाँ, इस स्लाइड में एक पादप कोशिका है जिसका ज्यादातर हिस्सा एक बड़ी सी थैली ने घेर रखा है। इस थैली यानी रसधानी ने तो केंद्रक को भी किनारे धकेल दिया है। हाँ, काफी बड़ी होती है ये। हेडलाइन है रसधानी वैक्यूल्स, संग्रहण थैली। यह ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। पादप कोशिका में यह बहुत बड़ी होती है। कोशिका का 50 से 90% आयतन घेर लेती हैं और कोशिका को स्फीति, टर्जिडिटी और कठोरता देती हैं। और जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका में यह या तो बहुत छोटी होती है या होती नहीं है। इनमें अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल जैसे पदार्थ भरे होते हैं। अगर ये पादप कोशिका को कठोरता देती है तो क्या इसका मतलब है कि जब पौधे में पानी की कमी होती है तो यही रसधानी सिकुड़ जाती है और पौधा मुरझा जाता है? हाँ, ये एकदम सही कनेक्शन है। और अब देखो एग्जाम अलर्ट। अमीबा की खाद्य रसधानी यानी फूड वैक्यूल में ही उसके भोजन का पाचन होता है।
ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, हमने पादप और जंतु कोशिकाओं में बहुत से अंतर देखे। अब अगली स्लाइड में इन सबको एक साथ देखते हैं। जरूर। यहाँ एक तरफ चौकोर पादप कोशिका और दूसरी तरफ गोल जंतु कोशिका रखी है और दोनों के मुख्य अंतरों को लेबल किया गया है। हेडलाइन है पादप कोशिका वर्सेस जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरितलवक होते हैं, रसधानी बड़ी होती है और केंद्रक किनारे पर हो सकता है। ठीक है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरितलवक नहीं होते, रसधानियां छोटी होती हैं और इसमें सेंट्रोसोम होता है जो पादप कोशिका में नहीं होता। केंद्रक ज्यादातर बीच में होता है। ये सेंट्रोसोम एक नया नाम आया है। इसका क्या काम होता है जो सिर्फ जंतु कोशिका के लिए जरूरी है? अब जब हमने कोशिका को समझ लिया है तो देखते हैं कि नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं। अगली स्लाइड कोशिका विभाजन पर है। बाईं ओर एक कोशिका से दो एक जैसी कोशिकाएं बन रही हैं, ये समसूत्री है। और दाईं ओर एक कोशिका से चार अलग कोशिकाएं बन रही हैं, ये अर्धसूत्री है। बिल्कुल। हेडलाइन है कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता। तो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। इसमें एकमात्र कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। और अर्धसूत्री? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस ये प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से चार नई कोशिकाएं बनती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जो युग्मक मतलब गैमीट निर्माण के लिए जरूरी है। गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हो जाती है मियोसिस में? क्या इसका प्रजनन से कोई खास संबंध है? हाँ, जैसा भी बताया, ये युग्मक निर्माण के लिए जरूरी है ताकि निषेचन के बाद गुणसूत्रों की संख्या सामान्य हो जाए। चलिए अब इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करते हैं हमारी आखिरी स्लाइड में। बिल्कुल, इस स्लाइड में एक मोबाइल स्क्रीन पर किताब खुली है जिसमें से एक 3D कोशिका निकल रही है। साथ में लाइक और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी है। हेडलाइन है सारांश कोशिका जीवन का आधार। तो पहला पॉइंट कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और दूसरा पॉइंट एक मजेदार एनालॉजी देता है। हाँ, कि केंद्रक बॉस, माइटोकॉन्ड्रिया पावर और लाइसोसोम क्लीनर मिलकर एक शहर की तरह काम करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि पादप कोशिकाओं में एक्स्ट्रा सुरक्षा, कोशिका भित्ति और अपना किचन क्लोरोप्लास्ट होता है। ये शहर वाली एनालॉजी सच में सब कुछ याद रखने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, हर अंगक का अपना एक तय काम है जिसके बिना शहर यानी कोशिका चल ही नहीं सकती। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।